कांग्रेस का कैंडिडेट भी भूमिहार जाति का जी और कांग्रेस के वही कैंडिडेट हैं जी जिनसे पिछली बार ये विजय सिन्हा जी सेटिंग करके मात्र 10,000 से चुनाव जीते थे। जी जी और विजय कुमार चौधरी को कोई दिक्कत सरायरंजन में मैच फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो सतीश कुमार का तो कहना है कि जब राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था उस समय उन्होंने उस पुल के लिए सारा मांग किया था और सारी चीजें की थी, तो शुरुआत तो वहीं से मानी जा रही है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। बिहार चुनाव के काउंटडाउन की अब उंगली पर गिनी जा सकती है तिथियां। जब हम खबर कर रहे हैं तो बहुत कम समय बचा है, 100 घंटे से भी कम बचे हैं जब आप वोट करने के लिए जाइएगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, दर्जन भर ऐसी सीटें हैं 121 सीटों में जो प्रथम चरण में मतदान होंगे, उन पर पूरी तरह से या तो प्रतिष्ठा फंसी हुई है या फिर हारे तो गए। ये दोनों ही परिस्थितियां हैं। ऐसे में इस प्रतिष्ठित सीटों की जो दर्जन भर सीटें हैं, हम चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी को साथ बैठे हैं। और अक्सर बिहार की राजनीति की जब चर्चा होती है तो आपने देखा होगा, चाहे वो 2020 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां, कई ऐसे मुद्दे आए हैं, कई ऐसे मौके आए हैं जब आलोक जी के साथ अलग अलग टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज जो हॉट सीट 1 दर्जन है उन पर हम चर्चा करेंगे और ये हॉट सीट हुई क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका असर आने वाली सरकार पर क्या पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को और पूरे एपिसोड को, जो ये हमारा विश्लेषण होगा, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि इसी में से कोई आपका एक मुख्यमंत्री हो सकता है और कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री। इसमें से कई लोग बिहार के मुस्तकबिल को निर्माण करने के लिए वित्त मंत्री की भूमिका निभा सकते हैं, तो कई अलग अलग रोल में आ सकते हैं और बिहार की राजनीति का वो जो आने वाला 5 साल है उसका फैसला करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है, और चर्चा इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है कि 24 घंटा पहले देश के गृह मंत्री ने कहा है कि आप इन्हें जिताइए ना, मोदी जी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। हम बात तारापुर की कर रहे हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट भी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है 2020 के चुनाव के आधार पर अगर देखें हम तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो उसकी 80 सीटें हैं उन सीटों को वापस लेना चाहेगी, जिसमें से तारापुर की सीट एक प्लस पॉइंट जुड़ सकती है, क्योंकि यह सीट भाजपा के पास नहीं थी। इस पर सम्राट चौधरी को उतारा गया है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव के स्टूडियो में। जी जी, भारत लाइव के दर्शकों का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए। तारापुर में आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह से आप तारापुर की इस लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, तारापुर की लड़ाई इसलिए भी खास है कि वहां बिहार के डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं जी, और तारापुर लग रहा है भले कि सम्राट चौधरी वहां के लिए नए हैं, जी जी जी, लेकिन तारापुर उनका पैतृक सीट रहा है जी। पहले भी उनके परिवार के लोग वहां, इनके पिताजी वहां से विधायक रहे हैं, इनकी माता जी वहां से विधायक रही हैं और इनके भाई भी 1-2 बार वहां चुनाव लड़ चुके हैं। और सम्राट चौधरी भी तैयारी उनकी थी, सम्राट चौधरी भी एक बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी जी। और पहले इस तारापुर सीट के लिए एक बड़े नेता आरजेडी के थे जयप्रकाश यादव, उनकी भी इस पे नजर रहती थी जी। उनकी बेटी पिछली बार चुनाव लड़ चुकी है, दिव्या प्रकाश जी। और इस बार कांग्रेस ने वहां अरुण शाह को टिकट दी है। तो एक चीज ये भी लग रहा है कि वहां से जयप्रकाश जी भी भीतर खाने नाराज होंगे जी। वो भी अंदर खाने चाह रहे होंगे कि सम्राट चौधरी जीत जाए, वो सीट उनके लिए, उनकी बेटी के लिए सुरक्षित रहे जी जी। और जहां तक बात है अमित शाह जी की दौरे की बात, वीआईपी के कैंडिडेट ने तो वहां सरेंडर ही कर दिया, इनके पक्ष में आ गया। वीआईपी के कैंडिडेट तो सरेंडर किए क्योंकि उनको लग गया कि अब उनका नॉमिनेशन वापस करवाया जाएगा जी जी। तो पहले बेचारे आके इधर से हमको ये बताइए कि जो अमित शाह ने कहा है कि इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे मोदी जी,
इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? कुछ तो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जाएगा, आपको भी लगता है ऐसा क्या? देखिए, संभव है क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस करना? महाराष्ट्र वाला खेल खेलने का यहाँ कोशिश किया जा सकता है, था कि है। लेकिन यहाँ एक पेच है जी। पेच ये है, कहीं आरजेडी और जेडीयू सरकार बनाने लायक हो गया जी, तो महाराष्ट्र वाले पेच में यहाँ बड़ा खेल हो जाएगा, चाचा भतीजा एक हो जाएंगे जी। और ये लोग खेल खेलते रह जाएंगे। मतलब एक संभावना हल्की सी है। हाँ, इसलिए भाजपा ये गलती दोहराएगी नहीं करेगी, यानी कि महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ नहीं होगा। दूसरी सीट है, इस सीट पर भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के लिए अमित शाह जी ने कहा है जी, इनके लिए भी वही बात उन्होंने कहा दोनों कि को बढ़ाएंगे मोदी जी। इस पे कमेंट भी इस पे कमेंट भी आ रहा है कि बिहार में सीएम का पद एक है जी, जी, और जी, दोनों डिप्टी सीएम को कह रहे हैं बड़ा आदमी बनाएंगे जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इस बार दो सीएम का पद हो जाएगा। और दो राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही है, भी है दोनों सीट पर। हाँ। दोनों पर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस लड़ाई है। और यहाँ भी जो लड़ाई देखने को मिल रही है, लखीसराय की लड़ाई थोड़ी टफ है, तारापुर की लड़ाई सम्राट चौधरी के लिए टफ ज्यादा नहीं है जी, जी। लेकिन लखीसराय की लड़ाई टफ है क्योंकि विजय सिन्हा भी भूमिहार जाति से, कांग्रेस का कैंडिडेट भी भूमिहार जाति का जी, और कांग्रेस के वही कैंडिडेट हैं जी जिनसे पिछली बार ये विजय सिन्हा जी सेटिंग करके मात्र 10,000 से चुनाव जीते थे जी, जी। लेकिन इनको 2 जीवन दान मिल गया जी। पहला जीवन दान जो मोकामा की घटना हुई जी, तो इससे क्या होगा, हम वहां आते हैं आलोक जी। नहीं, इससे लखीसराय में इसका इफेक्ट पड़ेगा जी, हम वहां आते हैं, हम उस फैक्टर पर भी आएंगे कि उसका किस सीटों पे असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक सराय रंजन की सीट है, इसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले, राइट हैंड ही नहीं, उनको सिपह सलाहकार विजय चौधरी जी हैं, उनको सब कुछ माना जाता है, उनको यस मैन ऑफ नीतीश कुमार कहा जाता है। और यहाँ इनकी स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कुणाल कुमार से लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक दल के नेता हैं वहां कैंप कर रहे हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि इनके विरुद्ध, विजय चौधरी के विरुद्ध एक मजबूत उम्मीदवार को जिताया जाए, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुणाल कुमार मजबूत नजर आ रहे हैं और उनको आगे बूस्टअप करके अलग अलग पार्टियां भी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन वहां दिक्कत ये न है जी कि घर अगर जो इनका विजय चौधरी का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है जी, वो कुणाल कुमार भी काट रहे हैं और अरविंद सहनी भी काट रहे हैं जी। तो जब वोट बटेगा तो कद्दू कटेगा ही ना। अच्छा, मैंने विजय कुमार चौधरी ने वहां पर अपने लिए फील्डिंग जो है बढ़िया से सेट कर ली है और विजय कुमार चौधरी को कोई दिक्कत सराय रंजन में मैच फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट और एनडीए गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा अगर मुश्किल कोई टफ काम है तो वो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव को हराना। क्या राघोपुर में आप तेजस्वी यादव को हारता हुआ देख रहे हैं या फिर जो उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा? देखिए, राघोपुर यादवों का गढ़ रहा है जी, और यादव ऐसा ना हो, हमको दिख नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ होगा जी, और ये सीट उनके लिए सेफ सीट माना जाता है। मानो तो राबड़ी देवी के लिए जाता था, क्योंकि एक चीज आप जान जाइए कि रहने वाले ये गोपालगंज के हैं जी और चुनाव राघोपुर से रहते हैं पटना में और चुनाव जाके लड़ते हैं राघोपुर से। तो ये तो विडम्बना है जी। लेकिन ये सेफ सीट है, लेकिन सेफ इस कहा भी नहीं जा सकता है कि वही सतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं जो कभी राबड़ी देवी को चुनाव हराए थे। और खुद उनके परिवार के लोगों का ये कहना है कि अगर राघोपुर से में हराने का भी काम कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर मेरे विरुद्ध या मेरे कैंडिडेट के विरुद्ध अगर चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो मैं भी उनको हराने के लिए काम करूंगा। राबड़ी देवी का हुड आउट किया गया है, राबड़ी देवी दूसरी बात विरोध वहां पर किया गया है। देखिए, वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी आवागमन की जी, और बिहार सरकार ने वहां बिद्दुपुर राघोपुर पुल चालू कर दिया है। बिल्कुल। तो कच्ची दरगाह राघोपुर जो पुल बिद्दुपुर से चालू हो गया है, तो ये भी सरकार की उपलब्धि है, काफी सुविधा मिली है। और ये इस पुल के बारे में कहा यह जाता है कि सतीश कुमार ने इस पुल को बनाने के लिए बहुत समय से मेहनत किया है। ऐसे सच्चाई ये भी है जी, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है
कि इस पुल को बनाने में जी जब तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री जी, थे, जी जी उन्हीं के कार्यकाल में ये जी। पुल पास हुआ था। जी। तो तो ऐसे सतीश कुमार का तो कहना है कि जब राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था उस समय उन्होंने उस पुल के लिए सारा मांग किया था और सारी चीजें की थी। शुरुआत तो वहीं से मानी जा रही है और इसको लेकर के सतीश कुमार के पक्ष में भी लोग खड़े हैं। और सतीश कुमार के पक्ष में एक प्लस पॉइंट और है जी कि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले जी एक वहां कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट थे, राकेश रोशन जी, जी राकेश रोशन, जो कि उनके सपोर्ट में खड़ा हो गए हैं, जो भाजपा के पक्ष में आके खड़ा हो गए जी हैं। जी जी। तो ये तेजस्वी के लिए थोड़ी मुश्किल मैंने खड़ा 2020 के चुनाव में जितना वोट वो लेकर के आए थे लगभग उससे थोड़े ही से ज्यादा वोट से हार जीत का फैसला हुआ था। यानी कि तेजस्वी यादव की जीत में जैसे राकेश रोशन का बड़ा हाथ था। इसमें एक ही चीज कहा जाएगा जी कि अगर गाड़ी थोड़ी सी भी पटरी से बेपटरी हुई जी तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए राघोपुर में तेजस्वी यादव की गाड़ी एकदम दोनों किनारे पे है, कभी भी गाड़ी पलटी मार सकती है। एक और प्रतिष्ठित सीट है हरनौत की सीट, जो नीतीश कुमार के बहुत करीब है और हरनौत की सीट में 10वीं बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में हरिनारायण सिंह को उतारा गया है। क्या लगता है ये लड़ाई हरनौत की नीतीश कुमार जीत जाएंगे या फिर 10वीं बार जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का भी शपथ लेना है, दोनों 10वीं बार है, क्या लगता है दोनों अपने अपने मकसद में सफल हो जाएंगे? देखिए वहां की लड़ाई सिर्फ 9वीं और 10वीं बार नहीं है जी। हरनौत की सीट नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, बिल्कुल, क्योंकि कल्याण बिघा उनका पैतृक आवास है। नहीं, घर तो बख्तियारपुर है, वोटर भी बख्तियारपुर के हैं जी। लेकिन उनका जो पैतृक गांव है कल्याण बिघा वो हरनौत में आता है। और हरनौत की सीट हरिनारायण सिंह वहां के बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं। 1977 में ये चुनाव वहां से पहली बार जीते थे जी। और फिर हारते जीतते ये 2000 ईस्वी से कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। और 9 बार चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। बिहार विधानसभा में 3 ही ऐसे सदस्य थे जो कि 9 बार चुनाव जीते थे। एक हरिनारायण सिंह थे, एक रमई राम थे और एक सदानंद सिंह थे। तो रमई राम और सदानंद सिंह तो अब दुनिया में है नहीं। अगर हरिनारायण सिंह 10वीं बार चुनाव जीतते रिकॉर्ड होगा, विधानसभा के लिए एक रिकॉर्ड होगा कि कोई व्यक्ति 10वीं बार चुनाव जीत के आ रहा है। ये प्रतिष्ठा का और वहाँ कांग्रेस का जो कैंडिडेट है डॉक्टर अरुण कुमार हैं, वो भी मजबूती से वहां चुनाव में है। लेकिन वहां नीतीश कुमार हैं, वहां कुर्मी मतदाता की संख्या बहुत ज्यादा है। और नीतीश जी का घर का सीट है तो घर में नीतीश कुमार को बेइज्जत नहीं हो, इसलिए हमको लगता है कि 10वीं बार वो। एक और सीट है जहां प्रतिष्ठा भी है और मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार। नालंदा की बात मैं कर रहा हूं। नालंदा में श्रवण कुमार को शुरुआती दौर में हुड आउट किया गया था और वहां लोगों ने उनको बाहर आ जाने की गो बैक का नारा भी लगाया था। उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किए गए थे। अब आगे क्या लगता है कि श्रवण कुमार एक बार फिर से वहां नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? देखिए जहां तक नालंदा की बात है तो मैं छठ के दरमियान विगत 2 दिन नालंदा विधानसभा में ही रहा। बड़गांव है वहीं में था। वहां के लोगों से मैंने बातचीत भी किया तो लोग एक ही बात कर रहे हैं कि प्रेम मुखिया अच्छे हैं जी। कौशलेंद्र जी जिनका प्रेम मुखिया भी वहां नाम है जी। तो लोग कह रहे हैं कि प्रेम मुखिया अच्छे हैं जी। अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन श्रवण जी एनडीए से हैं जी। मोदी जी के कैंडिडेट हैं जी। तो इनको भूमिहार का वोट, सवर्णों का वोट, प्लस अन्य जाति का भी, छोटी जातियों का भी वोट इनको मिल रहा है, कुर्मी का वोट भी मिल रहा है जी। और पहले इनको हुड आउट किया गया था लेकिन छठ के समय समान कर लिया गया। इनकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है। मतलब छठ फैक्टर काम करना शुरू किया है। हाँ। एक और सीट है जिसमें प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव की फंसी हुई है और डॉक्टर संजीव की फंसी हुई है, परबत्ता की सीट। क्या लगता है परबत्ता में पिछली बार हार जीत का आंकड़ा बहुत कम था, लड़ते बुड़ते नहीं कहा जाता है, जीत करके आए थे संजीव। और संजीव को लेकर के कई तरह की बातें की। जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे जनवरी में 2024 में, आपको याद होगा, तो हम लोग सदन में ही मौजूद थे और संजीव कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें चली थी। कहा गया था कि वो विरोध करना चाहते थे, वो नीतीश की सरकार गिराना चाहते थे।
कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन्होंने इससे बात से इनकार किया, लेकिन अंततः उन्होंने देखा कि जो प्रतिष्ठा उनकी थी वो नहीं रह पाई, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से जाना उचित समझा और राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं परबत्ता से। देखिए, जहां तक परबत्ता की बात है जी, तो वहां सिर्फ संजीव की ही प्रतिष्ठा दाव पे नहीं है, जी, वहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी प्रतिष्ठा दाव पे जी, है। जी, वहां जदयू की सीनियर लीडर बीजेपी की अब हो गई हैं, एलजेपी की भी प्रतिष्ठा दाव पर है और एलजेपी का उम्मीदवार है। एलजेपी का उम्मीदवार है, जी, और खगड़िया जिला है, जी, खगड़िया जिला चिराग पासवान जी का गृह जिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां, लेकिन संजीव कुमार वहां के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। जी, हालांकि बीच में उनका, जब ये जदयू में थे और सांसद एलजेपी के थे, जी, तो काफी दोनों में टकराव हुआ था। तू मैं में भी हो गया था। जी, जी। राजेश वर्मा और जी, उसके खूब और रील निकाला जा रहा है। मुझे लगता है कि बाबूलाल जो शौर्य हैं वो नए कैंडिडेट हैं, जी, जी, और संजीव पुराने खिलाड़ी हैं। जी, तो ये सीट वहां संजीव कुमार बचा लेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वहां तेजस्वी ये चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा बच पाएगी, क्योंकि वहां से देखिए एनडीए की मजबूत दावेदार थी जी, सुहेली मेहता। उनको अगर टिकट मिलता तो होता क्या कि भूमिहार वोट एक तरफ जाता, और जो क्वेरी वोट है और जो अन्य जातियों का वोट है वो सुहेली जी को मिल जाता। तो वहां थोड़ी सी हमको लगता है टिकट देने में एनडीए की ओर से थोड़ी सी भूल हुई है। बाबूलाल शौर्य नए नेता हैं जी, उनका कभी नाम भी आप भी नहीं सुने होंगे चुनाव से पहले जी, तो थोड़ी सी हमको लग रहा है कि, और जहां संजीव खुद विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी रामानंद बाबू, तो ये भी तो हो सकता है ना कि परबत्ता में लोग ये समझे कि उन्होंने दल बदला है, तो ऐसी स्थिति में लोग उनसे नाता भी तोड़ सकते हैं। एक चीज आप और देखे होंगे कि जिस दिन वो दल बदले थे जी, तो लगभग 5 से 6 हजार कार्यकर्ता पटना में आए थे जी, और इससे पहले उन्होंने भूमिहार सम्मेलन किया था, जी, वहां भी भीड़ लगी थी। मतलब कि परबत्ता की जनता संजीव के साथ दिख रही है। एक प्रतिष्ठित सीट और है जिसमें एक बड़े नेता की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। एक तो हमने आपको दल बदल की बात बताई, 2014 में लालू प्रसाद के राम और लक्ष्मण, आपको याद होगा, राम लक्ष्मण में राम कृपाल यादव और श्याम रजक का नाम आता था। राम और श्याम, जी, राम और श्याम की जोड़ी जो है वो बिछड़ी थी। श्याम तो नीतीश कुमार के पास हैं, लेकिन अब जो है ये राम कृपाल यादव 2014 से 2 बार 14 और 19 में जीत करके आए, पाटलिपुत्रा से सांसद बने, मंत्री भी बनाया गया, लेकिन 2024 का चुनाव हार गए। एक बार फिर से उनको मौका मिला है दानापुर में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने और भाजपा को एक बार फिर से खोई हुई सीट जो 2020 में उसके हाथ से निकल गई थी, आशा सिन्हा हार गई थी, उसको वापस लाने का। क्या लगता है कि यहाँ प्रतिष्ठा दानापुर में राम कृपाल यादव बचा पाएंगे? देखिए, श्याम तो कभी इस गोपी के फेर में कभी उस गोपी के फेर में पलटी मारते रहे जी, तो श्याम, लेकिन श्याम इस बार जगह पे हैं जी, श्याम अपनी प्रतिष्ठा बचा लेंगे फुलवारी में। जी, जी, लेकिन राम की शरण में चले गए हैं। जी, जो लालू जी के राम थे जी, वो भगवान राम की शरण में चले गए हैं और लोकसभा के मेंबर रहे हैं जी, और उसी का पार्ट दानापुर रहा है। जी, तो उनके लिए लड़ाई कोई टफ नहीं है। और दूसरी लड़ाई एक चीज और है जी, कि रामकृपाल यादव प्रत्यक्ष रूप से वोट मांग रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से वोट मांग रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत उनका स्वीकार नहीं किया, प्लस उनकी शिक्षक पत्नी जो वोट मांग रही थी उनपे एसडीओ ने कार्रवाई कर दी, उनका सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। तो बेटी भी चुनाव प्रचार में है। बेटी तो इंटर में पढ़ रही है, कोई बड़ी है नहीं उसको ज्यादा, लेकिन चुनाव में लगी हुई है। वहां एक ही फैक्टर काम करेगा, आशा सिन्हा किधर मुड़ जाती है। आशा सिन्हा ने तो लास्ट में कह ही दिया था कि हम देखिए, कहना कुछ है, वहां आशा सिन्हा की जो स्थिति है, मुंह में राम बगल में छुरी, कहो कबीर जी नियत बुरी, वो हाल है। क्योंकि आशा सिन्हा दिल से रामकृपाल जी के साथ नहीं है, उनका बॉडी भले साथ रहता है, लेकिन रामकृपाल जी के पक्ष में एक प्लस पॉइंट है कि वहां के एक चर्चित कार्यकर्ता थे दही गोप जी, उनकी पत्नी प्रियंका जो है वो 100% रामकृपाल के साथ है जी। वो अपना बड़ा भाई जिनकी हत्या हो गई थी,
अपना बड़ा भाई मान के जी रामकृपाल जी पे ही अपना सर्वस्व लुटा रही हैं वो। मतलब हर जगह उनका वोट मांग, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। और मुझे नहीं लगता है कि रीतलाल जी इस बार दोहरा पाएंगे। राम जो है अपने रामलला को पुनः दानापुर की सीट वापस दे देंगे। दो हॉट सीटें और हैं। एक तो मोकामा, जिसकी चर्चा हम सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि ये सीट काफी चर्चित सीट हो गई है पिछले 24 घंटे में, जो घटनाएं घटी 72 घंटे में, उसको लेकर के। एक सीट शाहपुर की है, यह भी काफी प्रतिष्ठित सीट बन गई है, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक नए युवा को दिया है टिकट। विश्वेश्वर ओझा, जिनकी हत्या हो गई थी 2020 के चुनाव के तुरंत बाद, उनके पुत्र, माफ कीजिएगा, 2020 के चुनाव से पहले उनकी हत्या हो गई 2015 में ही। उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी थी उसमें 2020 में ये चुनाव भी लड़े थे, निर्दलीय अपनी माता जी को खड़ा करके अच्छा खासा वोट लाया था। भारतीय जनता पार्टी में है और पूरा परिवार एकजुट जो बिखरा हुआ था वो एक साथ आ गया है। शाहपुर की सीट काफी हॉट सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ से पुराने समाजवादी कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी के पुत्र इस बार फिर से चुनाव में, मंटू तिवारी चुनाव मैदान में है दूसरी बार, तीसरी बार वो मैदान में, राहुल तिवारी। तो राहुल तिवारी उस मंटू तिवारी और राकेश कुमार, जो राकेश ओझा हैं, विश्वेश्वर ओझा के पुत्र, अब उनके चाचा भी उनके साथ खड़े हैं, उनकी चाची भी जो वहां से विधायक रही है वो भी खड़ी है, और उनके भाई भी खड़े हैं। पूरा परिवार एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है और यहाँ माहौल बदलने की बात की जा रही है। पूरा वर्क फोर्स जो है भाजपा का और एनडीए का वहां लगा हुआ है। क्या लगता है शाहपुर में क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज आप जान देखिए कि रावण भी कमजोर तब हुआ था जी जब उसके साथ उसके भाई नहीं थे। जी जी मुन्नी देवी भी कमजोर उस समय हुई थी जब विश्वेश्वर ओझा उनके साथ नहीं थे। नहीं, विश्वेश्वर ओझा थे तो उसमें थे, राकेश अलग थे ना, विश्वेश्वर जी की माता जी, राकेश जी की माता जी अलग थी। तो अब जब परिवार एक हो चुका है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक हो चुकी है, तो वहां कोई भी संकट आ जाए उस संकट को दूर कर लिया जाएगा। और जहां तक राहुल तिवारी जी की बात है तो उनका भी पैतृक सीट रहा है, क्योंकि रामानंद तिवारी वहां से विधायक रहे हैं, शिवानंद तिवारी वहां से विधायक रहे हैं, और वहां तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है राहुल तिवारी। लेकिन राहुल तिवारी 2 बार वहां 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार जी। उनकी चाची विधायक रह चुकी हैं, उनकी माँ भी रह चुकी है। हाँ, तो इसलिए इस बार वहां लड़ाई टफ है। लेकिन विश्वेश्वर ओझा का परिवार अगर एकजुट हो गया है, बिल्कुल, अगर मंच पर नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग तस्वीरें भी आई हैं जिसमें वो खुद जाकर के लोगों से बात कर अगर दिल से एकजुट है जी, तो लड़ाई वहां विश्वेश्वर ओझा जी के पक्ष में होगा और राकेश ओझा चुनाव जीतेंगे। अगर दिल से नहीं होगा, और कुंभकर्ण और रावण भी एक थे, लेकिन कुंभकर्ण सोए हुए रहते थे, रावण जंग लड़ रहे थे, उस ढंग से अगर हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत होगी और राहुल तिवारी पक्ष में आएगा, क्योंकि शिवानंद तिवारी भी वहाँ कद्दावर नेता हैं, वहाँ कमजोर नहीं है, वहाँ 2 ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई है। वोटिंग पैटर्न भी बता रहा है कि वहाँ 2 बार जीत करके आए, जिसका मतलब है कि राहुल तिवारी का भी वहाँ कद है। हाँ, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राकेश ओझा और परिवार एकजुट हुआ है, इसके कारण पक्ष में पलड़ा जो है झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मुट्ठी अगर बंधी हुई रहेगी तो पंच ज्यादा बड़ा लगेगा, मुट्ठी खुली रहेगी तो पंच। चलिए, 12वीं सीट में मोकामा की सीट पर हम चर्चा करते हैं, और ये सीट 72 घंटे से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लगता है मोकामा में जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बाद अब तो वहां के उम्मीदवार की गिरफ्तारी भी हो गई जो एनडीए से हैं, उन्होंने खुद जाकर के सरेंडर भी किया है। क्या लगता है कि ये सीट फिर से वापस हो जाएगा एनडीए में? देखिए, मोकामा की सीट पे जो है, इस सीट से सिर्फ मोकामा ही प्रभावित नहीं होगा जी। इससे जो अगल बगल का क्षेत्र है जी, चाहे वो लखीसराय का क्षेत्र हो, चाहे अस्थामा का क्षेत्र हो, चाहे बाढ़ का क्षेत्र हो जी, या बेगूसराय का क्षेत्र हो जी, बख्तियारपुर का क्षेत्र हो, मैंने आसपास के 4-5 क्षेत्र पे इसका इफेक्ट पड़ेगा जी। और दुलालचंद यादव की तथाकथित हत्या की जो बात आ रही है, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन अनंत सिंह को के बारे में जो वहां का पीओ है, 3 FIR हुआ है, वहां के प्रत्यक्षदर्शी का जो बयान है, तो कहीं न कहीं से ये बू आ रही है कि वहां अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है जी। लेकिन एन वक्त पे उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है जी, ये एनडीए के पक्ष में रिजल्ट लाएगा।
चलिए, क्योंकि इसलिए जी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अनंत सिंह एक पूरे बिहार के लिए रील्स मैन हो गए हैं। जी 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 निश्चित रूप से उनकी भाषा शैली को लेकर के मीडिया इनके पीछे मोकामा के जो युवा हैं जी वो पूरी तरह समर्पित हैं। जी और दूसरी गलती राजद कैंडिडेट से हुआ, जो दुलालचंद यादव की शव यात्रा निकल रही थी ट्रैक्टर पे जी, उस ट्रैक्टर पे बीना देवी सवार थी। मतलब जनसुराज और राजद एक जगह नजर आ रहा है, एक जगह नजर ही नहीं आए। और दुलालचंद यादव के समर्थकों के द्वारा जी अगर सिर्फ अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी होता, गाली गलौज किया जाता जी तो क्षम्य था। जी, वहां के भूमिहार ये कह रहे हैं कि अपराध तो अनंत सिंह ने किया था। जी जी, पूरा भूमिहार समाज तो अपराध नहीं किया था, लेकिन भूमिहारों को लेकर के जो भूमिहार समाज के लिए भद्दी भद्दी गालियां दी गई, भद्दी भद्दी टिप्पणी की गई, मां बहन पे मामला आ गया जी जी, तो समाज अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रहा है जी, और इसका खामियाजा बीना देवी हो चाहे अमरेश कुमार अनीस हो जी, सबको भुगतना पड़ेगा। और लड़ाई दोनों जगह एनडीए के पक्ष में हो गई है। हालांकि एक चीज और लखीसराय में देखने को मिला था कि अंदर खाने से बात आ रही थी कि गिरिराज सिंह और ललन सिंह विजय सिन्हा से नाराज हैं, लेकिन अब यह देखा जा रहा है, चाहे नेतृत्व का दबाव हो, कि अब विजय सिन्हा के लिए ललन सिंह और गिरिराज सिंह सभी कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ चुनाव विजय सिन्हा नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जी, ये जो भी सीटों की चर्चा की हमने, लगभग 1 दर्जन सीटों की चर्चा हमने की, इसमें से 7 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन से अलग थी। इस बार क्या लगता है इन 7 सीटों में से कितनी सीटें हैं? तारापुर एनडीए के पक्ष में, राघोपुर एनडीए आरजेडी के ये महागठबंधन के पक्ष में, 7-10 मोकामा की सीट भी पिछली बार आपको पता होगा कि वो आरजेडी के पक्ष में थी, जो बाद में आई। इसके अलावा एक दानापुर की सीट, ये भी आप बता रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में आ रहा है। इसके अलावा आप एक सीट परबत्ता की ये भी बता रहे हैं कि यहाँ लड़ाई कड़ी है, हो सकता है कि ये एनडीए के पक्ष में आ जाए, एनडीए से नहीं। और शाहपुर की सीट जो आप बता रहे थे कि ये सीट आरजेडी की सीट जो है, शाहपुर सीट जो आप बता रहे थे कि आरजेडी के पास थी, वो सीट लौट करके एनडीए में आ सकती है। यानी 60 सीटों में आपका कहना यह है कि जो 12 सीटों का ये हम लोगों ने एक मंच बनाया था हॉट सीट का, जिसमें से अधिकांश सीटें में 3 सीट को छोड़ करके बाकी सभी सीटें वापस एनडीए की तरफ मूव कर रही है। परबत्ता सीट जो है एनडीए से आरजेडी की तरफ मूव कर रहा है, आरजेडी की तरफ से मूव कर रहा है। चलिए इसको भी हम घटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि 7 में से 4 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन, 7 में से 4 सीटें, 10 में से 3 सीटें, 10 में से 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की तरफ स्विच कर रही हैं, जो पहले 7 सीटें उनके पास हुआ करती थी। जी जी जी। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ बढ़त जो है वो प्राप्त हो रही है एनडीए गठबंधन को, इन हॉट सीटों में वापसी हो रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी ने बताया, और आपने सुना भी होगा कि ये पूरा 12 सीटों का विश्लेषण जो करके इन्होंने बताया है। इन 12 सीटों में जो परिस्थितियां बनी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से हमारा ये विश्लेषण जारी रहेगा और 14 तारीख तक हम आपको ये स्थापित करके बता देंगे कि कौन कितनी सीटें लेकर के आ रहा है, और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का जो जुगाड़ है, आंकड़ा है, वो किसके पास कितनी सीटों का बंच बन के तैयार होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।